गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमारे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे पता लगता है कि नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे किसी भी इक्वेशन के, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। बेसिकली आपको कौन कौन से मेथड्स के बारे में पढ़ना है, जिन मेथड्स का यूज़ करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आपका पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। इस मेथड में हम एक स्पेसिफिक मेथड पढ़ेंगे जो कि इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अगर कहीं किसी को कोई डाउट रह गया हो, क्लियर ना हो ये मेथड, तो अभी हम इस लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सेकेंड मेथड जो आपको पढ़ना है वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या मेथड है, इसमें क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, या क्या फ़ायदा होता है इस मेथड का यूज़ करके, वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के थ्रू आपको पता लगेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं। क्वेश्चन में इनफैक्ट लिखा होता है कि आपको सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग दिस मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फिर लिखा होगा कई बार कि सॉल्यूशंस निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में जिस भी मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने के लिए कहा जाए, आपको उसी मेथड से निकालना होगा। तो उसके लिए आपको ये तीनों मेथड्स आने भी चाहिए। ये इस मेनली देखा जाए तो ये दो मेथड्स हैं और ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। अब आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये मेथड पढ़ने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। और जैसा कि मैंने कहा एक स्पेसिफिक मेथड है उसमें, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं, और कुछ हॉट्स क्वेश्चंस भी होंगे आपके लिए कि आप वो प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो भी हॉट्स क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो होगी। लास्ट में जब चैप्टर एंड हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो होगी स्पेसिफिकली हॉट्स क्वेश्चंस के नाम से। उसमें वो सारे हॉट्स क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको वो क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं, ट्राई करना है कि होते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर कह सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इस मेथड को समझने के लिए कि इस मेथड में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से ये मेथड अप्लाई करते हैं, वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और इनफैक्ट एक नहीं, कई एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मैं पहला एग्जाम्पल लिख रही हूँ यहाँ पर, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है मैंने। अब क्या करना है इस मेथड में, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाम क्या है इस मेथड का? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी कि आपको स्प्लिट करना है किसको? मिडल टर्म को। मिडल मतलब बीच वाली टर्म को। बीच वाली टर्म कौन सी है? ये है -5x। इस टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, कर देंगे, क्या मुश्किल है। लेकिन स्प्लिट करना है एक प्रॉपर वे में।
उसके अलावा आपकी ये वाली फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 2x² एज इट इज़ और +3 एज इट इज़। ये वाली टर्म को भी हमने ऐसे कैसे लिखा है, इस टर्म को भी ऐसे कैसे ही लिखा है, सिर्फ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। अब वो हिस्से कैसे बनेंगे या वो जो हम स्प्लिट करने वाले हैं मिडिल टर्म को कैसे करेंगे हम, वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पर मैं एक कॉलम बना रही हूँ। ये मिडिल टर्म क्या है आपकी, -5x, ये है आपकी मिडिल टर्म। यहाँ पे लिख देती हूँ मिडिल टर्म, ठीक है। पहले स्टेप पे क्या करना है आपको, पहले स्टेप में सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को देखना है। कोएफिशिएंट बताया है मैंने आपको 9th क्लास में, आपको बताया हुआ है कि कोएफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, है ना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो सबसे पहले आपको x² का कोएफिशिएंट देखना है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, x² का जो भी कोएफिशिएंट है आप वो देखें, उसको लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि ये वाली +3, उसका प्लस नहीं भूलना है आपने, +3, यानी कि आप क्या करेंगे, +3 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 कहाँ से आया, x² के कोएफिशिएंट को देखा हमने कि वो 2 था तो हमने 2 लिखा है, ओके। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, और प्लस था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि प्लस ही है, तो 2 3 ज़ा हो गया 6। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, अब आपको ऐसे पेयर के बारे में सोचना है, यानी ऐसे 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, उनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले ये वाला नंबर 6, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है ये। दूसरा काम क्या करना है, यही पेयर ऐसा होना चाहिए कि उनको प्लस करने पे आपको आपकी मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, -5, और अगर प्लस करके नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, माइनस करके मिल जाए। अगर प्लस करके मिल जाती है ये मिडिल टर्म तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्लस करके नहीं मिलती है तो माइनस करके मिल जाए, ठीक है। मिलनी चाहिए लेकिन ये मिडिल टर्म पेयर ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले 6। ये 6 कहाँ से आया था, ये फर्स्ट स्टेप में जो आपको 6 मिला था, ठीक है। दूसरा क्या देखना है आपको, दूसरी कंडीशन कि उन दोनों नंबर्स को, आपके पेयर के जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स को या तो प्लस करने पे आपकी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले या फिर उन दोनों को माइनस करने पे ये मिल जाए। दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए सोचते हैं हम लोग ऐसे पेयर के बारे में, ऐसा पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 मिले, तो 2 3 ज़ा होता है 6। पेयर हमने ऐसा चुना, मतलब ऐसे नंबर्स का सिलेक्शन किया 2 और 3, इनको देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मेरे फर्स्ट स्टेप वाली वैल्यू मिल जाएगी 6। सेकंड क्या थी मेरी कंडीशन कि इन दोनों को प्लस करने पे, मतलब जो भी मिलेगा आपको पेयर, उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। तो 2 और 3 को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए -5, है ना। तो अब तो यहाँ पे 5 मिला है, अब क्या करें। अब एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत आसानी से आ रही है, अगर मैं इसको -2 और -3 कर दूँ तो -2 और -3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो बदलेगा नहीं 6 का, तो इस पे कुछ असर पड़ा नहीं। असर नहीं पड़ा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि हमें तो चाहिए भी नहीं था कि असर पड़े। दूसरी कंडीशन क्या थी कि -2, अगर मेरा पहला नंबर -2 है तो -2 और फिर -3, ये देखिए -2 बीच में एक प्लस है और फिर है -3। इसको सॉल्व कर दे तो क्या मिलेगा, -2, ये 5 तो हटा देती हूँ मैं यहाँ से क्योंकि पता नहीं, देखते क्या मिलता है। -2
और प्लस माइनस -3, माइनस माइनस क्या हो गया +2 और 3 हो गया 5, और दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है 3 की है, तो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, तो ये हो गया -5। और क्या चाहिए था मुझे, -5 ही चाहिए था, मिडिल टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है वही चाहिए था, तो हो गया -5। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा हो कि कन्फ्यूजन हो रही है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, घबराइएगा मत, क्योंकि ये वाला मेथड ऐसा मेथड है जिस मेथड में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे करना है। लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से बात कि कैसे हमने करना है और क्या करना है। ठीक, बस जो स्टेप्स बता रही हूँ मैं आपको, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, बस किसी तरह से मुझे वो पेयर चाहिए था जो कि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करे, तो मुझे वो पेयर मिल गया है, -2 और -3। अब मैं क्या करूँगी, इस -5x को स्प्लिट करूँगी 2 हिस्सों में, और वो 2 हिस्से मुझे कहाँ से मिलेंगे, इसी पेयर से मिलेंगे। यानी पहला नंबर मुझे दिख रहा है -2, तो मैं -5 को -2 और -3 के फॉर्म में तो स्प्लिट कर रही हूँ, क्योंकि -2 है एक और एक है -3। लेकिन खाली इतना ही नहीं रहने दूंगी, क्योंकि 5 बेचारे के साथ x भी था, तो हमें यहाँ पे भी x लगाना होगा, -2 के साथ भी x और -3 के साथ भी x। ठीक है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है। अगर आपने गलती से भी खाली -2 और -3 लिख दिया सिर्फ बिना x के, तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना है, पेयर तो लिखना है जो आपका पेयर था, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो भी वेरिएबल है आपका, चाहे x हो या y हो या z हो, कुछ भी हो, वही वेरिएबल आपको यहाँ लिखना है। ठीक, तो आपने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपको आपकी पहली टर्म और सेकंड टर्म को देखना है, यानी इन दोनों के बारे में सोचना है, और फिर इन दोनों के बारे में सोचना है, ग्रुप बना देना है हमने। तो अब देखिए आपकी पहली टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है। 2x² का क्या मतलब हुआ, 2 × x × x, x² मतलब x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2x यानी 2 × x, सिंपल। -3 लिखा है और x लिखा है, तो -3 × x, और +3 तो लिखा ही है, तो उसको लिखे रहने देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको जैसे मैंने अभी कहा कि हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में सोचना है, तो देखिए आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, तो लिख लेंगे। जो जो कॉमन आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड टर्म में, वो आपको लिख लेना है। एक बार मुझे 2 कॉमन दिखा तो मैंने लिख लिया। इसमें एक x है और एक ये वाला x है, यानी इसमें 2 बार x लिखा है, इसमें लेकिन एक ही बार लिखा है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही x है ना। अगर मैं इस वाले x को देख रही हूँ, तो ये वाला x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन ना ये वाले x की बात करूँ तो अब ये वाला x यहाँ पे दोबारा तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो सिर्फ एक ही x कॉमन है, तो उसको हमने लिख लिया। अब अगर इस वाली टर्म में से 2 और x कॉमन आ गया, तो इस वाली टर्म में से क्या चीज़ बची है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ x, माइनस इस टर्म में से ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, 2x है ना, कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं मतलब 1 बचा है। क्यों, क्योंकि जब कोई भी नंबर ऐसे लिखा होता है, तो यानी कि वो 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। अगर हमने वो पूरा नंबर 2x को बाहर ले लिया है, तो क्या बच गया होगा वहाँ पर, 1 बच गया होगा, क्योंकि 1 को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। यानी 1 को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 2x ही मिलेगा, मेरे इस 2x पे कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, और उसको जब बाहर ले लिया गया है तो क्या बचा है, खाली 1 बचा है। उसके बाद है, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बात कर रही हूँ इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के बारे में। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 दिख रहा है मुझे कॉमन। क्या x दोनों में कॉमन है, नहीं, x कॉमन नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं साइन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो साइन में क्या कॉमन लेंगे, ये प्लस कैसे बना होगा, ये प्लस बना होगा एक माइनस और एक और माइनस से, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है,
तो माइनस माइनस, अब दोनों में अगर माइनस, इसमें एक माइनस है, इसमें दो माइनस है, तो दोनों में से साइन कितने कॉमन आए, एक माइनस कॉमन आ गया बाहर। तो इसके पास से -3 हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो खाली क्या बचा, x। प्लस में से एक माइनस हमने बाहर ले लिया, तो एक माइनस बच गया, लिख दिया हमने। 3 में से हम पूरा का पूरा 3 को बाहर ले चुके हैं, तो कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं मतलब ये पहले से ही 1 से मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। 3 हमने बाहर ले लिया तो 1 बच गया अंदर, है ना। अब आपको दिख रहा होगा ये टर्म, अच्छा मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो ये आपको करना नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। अब ये वाली टर्म को देखिए और इस वाली टर्म को देखिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अच्छा टर्म्स क्या होती हैं ये भी 9th क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि इस मेथड को भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है। तो दोनों में से अगर मैं x-1 को कॉमन ले लूँ, क्या बचा, x-1 तो बाहर आ चुका है इसमें से, खाली बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाई x यानी 2x। और इस टर्म में से x-1 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो क्या बचा खाली इसके पास, माइनस और एक 3, तो -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल टू 0 छोड़ दिया था, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये तो लिखना ही होगा। अब दो फैक्टर्स मिल गए मुझे, x-1 और 2x-3, ये दोनों फैक्टर्स हैं। हमेशा याद रखिए जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, सोचिए ज़रा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर लिखा है 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। या फिर लिखा है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी 0 मिलने के लिए क्या कंडीशन है, अगर मैं दो नंबर्स की बात कर रही हूँ तो 0 तब मिल सकता है या तो पहला नंबर कुछ हो और सेकंड नंबर खुद 0 हो, तभी वो दोनों मल्टीप्लाई होके 0 मिलेंगे। या दोनों नंबर्स में से पहला नंबर वाला पहला नंबर 0 हो तो भी 0 ही मिलेगा, या फिर दोनों ही नंबर 0 हों तो 0 मिल सकता है। यानी 3 कंडीशंस हैं हमारे पास 0 के होने के लिए, 0 लाने के लिए। तो यहाँ पे 0 है ना हमारे RHS में, तो अगर इसको 0 लाना है LHS को, तो ये कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या ये दोनों ही 0 हो। तो हमें तो पता नहीं कि कौन 0 है, तो हम क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि हमारा पहला फैक्टर भी 0 होगा, यानी x-1 भी 0 होगा और 2x-3 भी 0 होगा। दोनों को हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ही 0 है, दोनों ही 0 है। मतलब यहाँ से दोनों जगह से आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, दोनों जगह पर x-1 इक्वल टू 0, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे क्या होगा, -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू +1, तो एक x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना होगा, -3 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, तो ये एक वैल्यू मिल गई। यानी हमें पता, पहले हमने पढ़ा भी था फर्स्ट लेक्चर में, कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे या कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। तो क्योंकि डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी 2 ही होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे, एक हो गया 1, एक हो गया 3/2। ठीक है, ये तो था कि हमने सीखा कि किस तरह से मेथड को अप्लाई करना है, किस तरह से रूट्स निकालने हैं या सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट कि वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है 6x² - x - 2 = 0। क्या मतलब है इक्वेशन का, पहले तो इक्वेशन ही समझ में आनी चाहिए। अगर लिखा हुआ है 6x² - x मतलब -1x, x के आगे कोई नंबर नहीं लिखा मतलब -1x,
और फिर -2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी की 2 टर्म्स तो एज इट इज़ लिखनी है। फर्स्ट वाली टर्म को भी हम एज इट यही लिखेंगे 6x², और -2 भी एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कर तो देंगे हम, लेकिन वो सारे स्टेप्स हमें याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, x² का जो भी कोएफिशिएंट है यानी कि 6, और लास्ट जो कांस्टेंट है यानी कि -2, खाली 2 नहीं लेना, उसके साइन के साथ लेना है आपको, -2। तो 6 और -2 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, और 6 का साइन है प्लस, 2 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या वैल्यू मिली, -12। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, ऐसा पेयर चुनना है जिस पेयर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो ये वैल्यू मिले, मतलब उनको मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी ये वाली वैल्यू -12। और इसी तरह से जब आप या तो प्लस करें या फिर माइनस करें, दोनों में से कोई एक काम करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि -1। तो अब सोचिए ऐसे वैल्यू के बारे में, -12 तो बहुत तरह से आ सकता है, -12 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 12 1 ज़ा 12 तब भी आ सकता है, 6 2 ज़ा 12 तब भी आ सकता है, 3 4 ज़ा 12 तब भी आ सकता है, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12, मतलब कई तरीके हैं आने के। लेकिन हमें तो पेयर उसको चुनना है जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे क्या मिले, -1 मिले, मतलब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। तो अगर 4 और 3 की बात की जाए तो 4 3 ज़ा 12 होता है, लेकिन मुझे तो 12 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, -12 चाहिए। तो अगर मैं -4 कर दूं यहाँ पर, तो -4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 4 3 ज़ा 12 और माइनस का माइनस, -12। पहली कंडीशन तो हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन दोनों नंबर्स को, जो भी हमारे पेयर में हमें नंबर्स दिख रहे हैं, इन दोनों को जोड़ने पे यानी -4 और 3 दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, 4 और 3 को माइनस किया तो मिला 1, और दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, माइनस, तो -1 हो गया, और -1 ही चाहिए था आपको, ये देखिए यहाँ पर है ना। तो यानी कि ये पेयर एकदम ठीक है। तो अब इस पेयर के अकॉर्डिंग ही हमें स्प्लिट करना है अपनी मिडिल टर्म को, क्या है, -4 और 3, तो लिख देते हैं -4 और 3 का मतलब +3, तो लिख देते हैं +3। लेकिन सिर्फ ये नंबर से काम नहीं चलेगा, इसके साथ जो वेरिएबल था मिडिल टर्म के साथ, वो वेरिएबल भी लिखना है, उसको भूलना नहीं है। कर लिया इतना काम, उसके बाद इन दोनों के बारे में सोचना है, इन दोनों में क्या कॉमन है। लेकिन कॉमन तो तब पता लगेगा ना जब इन टर्म्स के बारे में पता हो कि ये टर्म है क्या। 6 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 और 3 के फॉर्म में। 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × 3। x² को कैसा लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x। -4 है, -4 को कैसा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस तो है ही, और x एज इट इज़। इसी तरह +3x यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई x, -2 मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, और इक्वल टू 0 तो है ही। अब इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म को देखेंगे, मतलब ग्रुप बना दिया हमने, ग्रुपिंग कर दी। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो 2 तो कॉमन होगा। एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, तो x भी कॉमन होगा। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है कॉमन, इसमें एक 3 बेचारा अकेला रह गया और एक 2 बेचारा अकेला रह गया, रहने दो। क्या बच गया, इस टर्म में से हमने जब 2 और x को ले लिया तो क्या बचा, 3 और x, यानी 3x माइनस एज इट इज़। इस टर्म में से 2 और x को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 2 बचा खाली, तो 2 लिख दिया। साइन को नहीं भूलना है आपको। अब इस वाली टर्म में कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है,
कुछ भी कॉमन जब नहीं दिखता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं हमेशा। और साइन की बात अगर करें, प्लस है और माइनस है, तो माइनस कैसे बना होगा, एक प्लस और एक माइनस से बना होगा। तो अगर दोनों में से प्लस कॉमन हमने ले लिया है बाहर, तो इसके पास क्या बचा, प्लस तो खाली बाहर ले लिया, तो खाली 3x बचा, और इस माइनस में से एक प्लस बाहर ले चुके हैं तो माइनस बचा, और 2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस टर्म और इस टर्म को देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, दोनों में कॉमन दिख रहे, 3x माइनस 2, इसमें 3x माइनस 2 है, और इसके पास क्या बच गया, 2x, क्योंकि हमने ये बाहर ले लिया, प्लस इसमें से हमने ये वाली चीज़, मतलब इस टर्म में से 3x माइनस 2 को बाहर लिया है, कॉमन लिया है, तो क्या बचा, +1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि अभी हमने सीखा कि जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये भी 0 हो सकता है और ये भी टर्म 0 हो, मतलब ये भी फैक्टर 0 हो सकता है। तो हम दोनों को ही 0 लेके चलेंगे, 3x माइनस 2 भी 0 और 2x प्लस 1 भी 0, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा फैक्टर 0 होगा, इसलिए हम दोनों को ही 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, x की वैल्यू को सॉल्व करना है, एक सिंपल इक्वेशन आपको दिख रही है, लीनियर इक्वेशन, तो 3x इक्वल्स टू -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ गया, तो x की एक वैल्यू मिल गई। इसी तरह यहाँ पर 2x इक्वल टू +1 को उधर शिफ्ट करेंगे क्या होगा -1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ गया डिवीजन में, तो -1/2। तो 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें, और यही करना था हमें, कोई मुश्किल नहीं है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 3, 3x स्क्वायर -2 √6x + 2 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करके फैक्टराइज करना है। तो हमेशा की तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर यूज़ करना है तो सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। तो पहले लिख लेते हैं उसको, 3x स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दिया, +2 को भी एज इट इज़ रहने दिया, इक्वल टू 0 भी अपनी जगह पर, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। तो मिडिल टर्म क्या है हमारी, ये है ना, और इनफैक्ट मिडिल टर्म के सिर्फ कोएफिशिएंट को हम देखते हैं, -2 √6, ये क्या है, यही है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म कोएफिशिएंट MTC। आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रही हूँ सर। ठीक है, ओके। अब पहला स्टेप क्या था, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई करना है लास्ट के कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि +2 तो मतलब क्या मतलब होता है, +2 का मतलब 2 ही होता है, तो इसलिए खाली 2 लिखा है। तो 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। पहला स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप, आपको एक पेयर चुनना है और ये ध्यान रखना है कि वो जो दोनों नंबर्स हों उन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिले 6, और उन दोनों को या तो प्लस करने पे आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले, या उन दोनों को माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। 6 लाना है तो एक बात आपको पहले 9th क्लास में भी बताई जा चुकी है कि √6 और √6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाएगा, क्योंकि सेम नंबर के अंडर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट्स मतलब यहाँ पे मेरा है स्क्वायर रूट। ठीक है, सेम नंबर के स्क्वायर रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें खाली वो सेम नंबर मिल जाता है। यानी कि अगर मैं √6 और √6 का मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो मुझे मिलेगा 6।
ये कैसे मिलेगा, ये ऑलरेडी 9th क्लास में डिस्कस किया जा चुका है फर्स्ट चैप्टर में। अगर किसी को डाउट हो कि कैसे आया ये, तो वो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, पहली चीज़ पता लग गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों को प्लस करने पे मिलना चाहिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो अगर √6 और √6 को जोड़ दिया जाए तो √6 मतलब 1/6, 1/6 और 1/6 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/6। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2/6। तो अब माइनस तो मिला नहीं, तो क्या छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, माइनस है भाई, कोई मजाक तो है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने पेयर में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, -(√6) और -(√6). अब देखिए यहाँ पे भी ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अगर मैं -√6 और -√6 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, -√6 और -√6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -√6 का स्क्वायर, क्योंकि दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि उस नंबर का स्क्वायर। तो -√6 का स्क्वायर का मतलब माइनस का भी स्क्वायर और √6 का भी स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। √6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 6, वो तो अभी हमने डिस्कस भी किया, तो मिल गया ना, देखिए 6, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या असर आएगा इस पर, ये हमें वैल्यू हमारे मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट की तरह से मिल जाएगी। देखिए किस तरह से, मैं इसको हटा रही हूँ। अब मेरा नंबर है -(√6) और दूसरा नंबर भी -√6। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, प्लस करना है। करते हैं प्लस, -√6 प्लस माइनस हो गया माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि -1/√6 और -1/√6। मतलब कि √6 के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हो बाहर तो वहाँ पे 1 होता है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। तो 1/√6 और 1/√6 कितना हुआ, 2/√6। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों के साइन कैसे हैं, माइनस, तो एक तो माइनस लग ही जाएगा। तो मिल गई ना मुझे मेरे मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट जैसी वैल्यू। ठीक है, तो ये पेयर एकदम ठीक है। अभी समझा रही हूँ इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लोली चल रहा है, ये समझा रही हूँ इसलिए। जब आप करने बैठेंगे ना खुद तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, और एक बार समझ आ गया ये मेथड तो फिर बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है इसको। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का क्या हाल हो जाता है, अंडर रूट देखते ही घबराहट शुरू, अरे अंडर रूट आ गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा ये। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सोचने का तरीका यही रहेगा, सेम मेथड है, एकदम सेम, स्टेप्स भी एकदम सेम, चाहे वैल्यूज़ कुछ भी हो। ठीक है, तो अब देखिए अपने पेयर के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। पेयर क्या मिला है मुझे, -√6 -√6। जैसा कि मैंने कहा था कि मिडिल टर्म के साथ जो भी वेरिएबल लिखा है वो वेरिएबल को आपको छोड़ना नहीं है, लिखना है। तो यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा। ओके, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि पहले की 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन देखना होता है और फिर लास्ट की 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन देखना होता है। तो अभी एज सच मुझे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो क्या करें, नहीं दिख रहा है तो पहले सही से उसको सिंप्लीफाई वे में लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि कुछ कॉमन है या नहीं। 3 को हम कैसा लिख सकते हैं, अगर मैं अंडर रूट की बात कर रही हूँ तो अंडर रूट के फॉर्म में क्या मैं 3 को लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, सॉल्व करेंगे तो 3 मिलेगा। x² तो है ही, माइनस √6 को कैसा लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, है ना। कैसे हुआ ये भी 9th क्लास में बताया गया है कि किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं।
अगर किसी को डाउट हो यहाँ पर कि हमने कैसे √6 को ये इस फॉर्म में लिखा है, तो आप 9th क्लास के भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चैनल में मिल जाएगा आपको। चैनल जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट चैप्टर की। उसके बाद अब देखिए सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा x भी है तो x लिख लीजिए, फिर माइनस सेम यही टर्म थी तो सेम यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी √2 इंटू √3x, और 2 है तो 2 को क्या मैं अंडर के फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। √2 इंटू √2 इक्वल टू 0 तो है ही, ठीक है। ये ऐसा लिखा इसलिए ताकि आपको दिखाई दे कि क्या कॉमन है। ऐसे मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है। पहले की 2 टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, √3 और √3 देखिए दिख रहा है ना कॉमन, तो √3 को हमने बाहर लिख लिया कॉमन। x² यानी कि 2 बार x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x मल्टीप्लाइड बाई x, और यहाँ पे x लिखा है यानी एक ही बार है तो एक बार x भी कॉमन आ गया तो लिख लिया हमने। इसमें से √3 और एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक √3 बच गया और 2x था यहाँ पे, x मल्टीप्लाइड बाई x, तो एक x बाहर ले चुके, एक x अंदर बच गया। माइनस तो है ही, इस वाली टर्म में √3 ले चुके बाहर, x भी बाहर ले चुके, क्या बच गया, खाली √2 बच गया, ठीक है, लिख दिया। अब इसी तरह से इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखिए ज़रा, इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, √2 दोनों में कॉमन है तो लिख लेते हैं पहले √2। अब उसके अलावा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस कैसे बना होगा, ये प्लस बना होगा 2 माइनस से मिलकर, है ना। तो एक माइनस इसके पास है, इसके पास 2 माइनस है, तो दोनों में से एक माइनस तो कॉमन आ जाएगा बाहर, लिख लिया हमने। एक माइनस बाहर ले लिया, √2 बाहर ले लिया तो क्या बच गया, खाली अंदर √3 बच गया और x बच गया, क्योंकि x को तो लिया ही नहीं है तो x तो बचेगा अंदर। 2 माइनस में से एक माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक ही माइनस अंदर बच जाएगा। √2 भी बाहर ले चुके हैं, एक √2 बेचारा बचा हुआ है तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपकी ये एक पूरी टर्म आपको दिख रही है और ये एक पूरी टर्म आपको दिख रही है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। ये देखिए ये वाला और ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, दोनों में सेम एकदम डिट्टो, तो ये कॉमन है, यानी कि √3x माइनस √2। इस टर्म में से ये चीज़ बाहर ले ली, इस पूरी टर्म में से ये बाहर ले लिया तो क्या बच गया, खाली √3x, तो √3x माइनस इस पूरी टर्म में से ये बाहर लिया है सिर्फ, तो माइनस √2 बच गया, इक्वल्स टू 0। अब वही बात आ गई, 2 फैक्टर्स मिल गए हमें और उसका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। हम ऐसा ही अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि क्या वैल्यू है। √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस 2 √2 इक्वल टू 0। हालांकि ये दोनों वैल्यूज सेम ही है, यानी कि सेम रूट्स, सेम सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, सेम x की वैल्यूज मिलेंगी आपको, ठीक है, लेकिन मिलेंगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी करके शिफ्ट करेंगे, √3x, ये माइनस √2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस √2। अब x मल्टीप्लाइड बाई √3, तो x इक्वल टू √2 बाई √3, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे आके डिवीजन हो गया, तो x इक्वल टू √2/3। एक साथ इसको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं, ये भी हमने 9th में सीखा है ना। तो अब सेम ही है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ वैल्यू, यहाँ पर भी मुझे वही वैल्यू मिली है। क्लियर? तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि रट लें इसको, लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप भूल ही जाएंगे। तो बजाय कि आप रटें इसको, आप इसको समझ के करिए हर एक स्टेप को कि कैसे लिखा है। मैंने इतना आहिस्ता आहिस्ता समझाया इसलिए है ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे।
लेकिन फिर भी अगर कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बारी है कुछ हॉट्स क्वेश्चंस की। तो वो हॉट्स क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, नहीं होते हैं तो घबराना नहीं है, उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज √3x² minus 2x minus √3 equal to 0. Second one is 2/5x² minus x minus 3/5 equals to 0. Third one is 15x² minus 10 √6x plus 10 equals to 0. Fourth one is 4 √3x² plus 5x minus 2 √3 equals to 0. Fifth one is a divided by x minus b plus b divided by x minus a equals to 2. यहाँ पे क्या लिखा है, x does not equal to a and b. x की वैल्यू a और b नहीं होगी, मतलब जो भी निकल के आएगी वो अपनी निकल के आएगी वैल्यू, a और b नहीं होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है √6x plus 7 minus 2x minus 7 equal to 0. सेवेंथ है √2x plus 9 और प्लस x इक्वल्स टू 13। ये अंडर रूट में नहीं है x, ये बाहर है, ठीक है। एट्थ है आपका x plus 1 upon x minus 1 plus x minus 2 upon x plus 2 equal to 4 minus 2x plus 3 upon x minus 2, where x की वैल्यू 1 नहीं होगी, -2 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। अब जो भी होगी वो कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं होगी। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपका जो मेन इक्वेशन है वो यही है, सॉल्व इसी को करना है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ में आया हो, एग्जाम्पल्स समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, टेक केयर, गुड बाय।